थी। जी चलिए, क्योंकि ये दो पार्टी का है बंटवारा हो गया, इसीलिए वो नाम भी कई बार रिमाइंड हो जाता है। आपने सही कहा, जेजेपी बीजेपी के साथ थी। आती हूं मैं, आपने जो सवाल उठाए हैं उस पर मैं बीजेपी प्रवक्ता का रुख करूंगी, जवाब भी लूंगी। राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ मौजूद हैं। सौरभ जी, क्या ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जाए? क्या बीजेपी को इससे फायदा होगा? रूठे किसान मान जाएंगे क्या? और लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट है, जिसमें 10 में से 5 सीटें बीजेपी जीती है, तो इसमें विधानसभा चुनाव में बीजेपी की स्थिति आप कैसे देख रहे हैं? चुनाव के एंड पहले, चुनाव के दिन ये जो घोषणाएं की गई हैं। देखिए, बाकी राज्यों की तुलना में हरियाणा राज्य के राजनीतिक मिजाज कुछ अलग है। हरियाणा राज्य एक तरफ 2014, 2019 और 2024 में बीजेपी तीसरी बार सत्ता के लिए संघर्ष कर रही है, यानी एक मेजॉरिटी 14 में रही, 19 में कुछ कम रहा और 24 में उसे चाहिए। तो राजनीतिक दलों का सीधा सीधा मसला होता है कि सत्ता में बने रहने के लिए और अपने किए हुए कार्य और करने वाले कार्य, इन दोनों योजनाओं को रखने का काम करना। उसी क्रम में बीजेपी का यह है, जैसे कि राजीव जेटली ने कहा भी, कि ये कोई पहली बार नई चीज नहीं दे रहे हैं, केंद्र की योजना है। तो राज्य में एक तरफ सरकार लगातार इनकी है और केंद्र में साथ है, यानी डबल इंजन की सरकार की बात वो जो कर रहे हैं, तो इसका लाभ तो स्वाभाविक है कि मिलता ही है, दिखता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है यह हुआ है कि लगातार हरियाणा राज्य में दो राष्ट्रीय दल यानी कांग्रेस और बीजेपी को सत्ता में रहने का संघर्ष दिख रहा है, जबकि इसके ठीक पहले 14 के ठीक पहले कांग्रेस के साथ में और थोड़ा सा और पहले जाएं तो क्षेत्रीय दलों का बड़ा बोलबाला था, बड़ा असर था। बिल्कुल सही कहा आपने। जो क्षेत्रीय दलों का धीरे धीरे किनारे होना और राजनीतिक दलों को मुख्य धारा में आना, ऐसे में 14 से लेकर 24 तक की यात्रा में कांग्रेस वहां, मैं शब्द का यूज तो उस तरह से नहीं कर रहा हूं, लेकिन कांग्रेस के लिए करो मरो की स्थिति है, यानी कांग्रेस वहां पर वेंटिलेटर की स्थिति में आ गई। यदि सत्ता से बाहर होती है तो बड़ा संकट हो जाएगा, आ जाती है तो उसके प्राण रक्षा की बात होगी। तो ऐसे में हरियाणा राज्य में 36 जातियों का भी बोलबाला है, दबाव है। अब देखिए, किसान के रूप में एक देश का इकलौता ऐसा राज्य है जो बड़ा संजीदा बातचीत करता है और बराबर किसानी के क्षेत्र के लिए हर व्यक्ति वहां से जुड़ा रहता है, जैसा कि आपके रिपोर्टर्स भी बता रहे थे। यानी कुल मिलाकर स्थानीय मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी इस चीज को समझती है, इसलिए केंद्र सरकार ने, यानी स्थानीय नेता घोषणा नहीं कर रहा है, मुख्यमंत्री उनका घोषणा नहीं कर रहा है, जबकि मुश्किल भरे दौर थे कि लगातार नेतृत्व में परिवर्तन, लगातार मुख्यमंत्रियों परिवर्तन, ये अच्छा नहीं माना जाता है। स्थिर मुख्यमंत्री नहीं देना ये ठीक बात नहीं है, लेकिन मनोहर खट्टर को केंद्र में नेतृत्व दे देना यह उसकी भरपाई करता है। मुझे ऐसा लगता है कि यह केंद्र की जो पॉलिसी रही है बीजेपी की, यह घोषणा कहीं ना कहीं भाजपा को फिर से उभरने के लिए एक संजीवनी का काम करेगा। राजीव जी, हाँ, मैं सुन रहा था, मुझे बड़ी हैरानी हुई। संजीवनी का काम करेंगी ये घोषणा। सबसे बड़ी चुनौती जो है गरीब व्यक्ति, नहीं, मैं इसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि इस प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी चुनौती जो थी, वो गरीब व्यक्ति कभी उम्मीद नहीं कर सकता था कि मेरा बच्चा भी सरकारी नौकरी में लगेगा। और जो हमारे इनेलो के साथी हैं, इनको तो शीर्ष नेतृत्व केवल इसी बात के लिए जेल गया था क्योंकि इन्होंने सरकारी नौकरियां बेच दी थी। रही कांग्रेस की पार्टी तो उन्होंने भी, आपने पता है कि एक नारा बहुत फेमस है कि पर्ची खर्ची पर नौकरियां मिलती थी, कि मतलब आप इतनी नौकरियां लेंगे, इतनी पर्चियां देंगे तो इतनी नौकरियां मिलेंगी। और पर्चियों की आवाज़ में भी आप क्या चलता था वो सारा, जिसे कहते हैं हरियाणा जानता है। दूसरी बात, अब तो इनके नेताओं ने इस बात को एडमिट भी कर लिया, अभी तो सिर्फ चुनाव लड़ रहे हैं, केवल एक ऐसी हवावा बना रहे हैं कि हम आ रहे हैं। उससे पहले ही इनके नेता कह रहे हैं कि 50 वोट लाइए और एक सरकारी नौकरी पाइए। बताइए, बच्चा जो है वो पढ़ाई करना छोड़ दे, अब वो इनके लिए वोट मांगने के लिए निकल पड़े। वोट लेकर के आएगा तो सरकारी नौकरी मिलेगी। एक नेता दूसरे नेता बताते हैं कि अगर किसी को, विधायक को 50 नौकरी मिलेंगी तो मैं कम से कम 100 नौकरियां लूंगा। अरे भाई, नौकरी आपने एग्जाम देना है क्या बैठ करके? जिसने एग्जाम देना नौकरी उसको मिलेगी। एक विधायक कैसे कह सकता है कि मैं नौकरियां ले लूंगा? ठीक है, नौकरी की बात राजीव जी आपने कही तो मुझे याद आ गई बात राहुल गांधी की। आपने राहुल गांधी को सुना, उन्होंने रोजगार का मुद्दा उठाया है हरियाणा में। अगर हरियाणा सरकार रोजगार देने में कामयाब होती युवाओं को, तो डंकी के माध्यम से उन्हें विदेश नहीं जाना पड़ता, अपनों से दूर नहीं होना पड़ता। यानी आप रोजगार देने में असफल रहे, राहुल गांधी ने ये कहा है।
देखिए, रोजगार तो हमने इतना दिया जितनी इन्होंने कल्पना भी नहीं करी थी। और रही कोई बात विदेश जाने की, तो विदेश जाने का अधिकार सभी के पास होता है। पूरा देश जाता है विदेश नौकरी करने के लिए, ये अपने उसके प्रेरोगेटिव्स हैं, वो कहाँ जाकर के नौकरी करना चाहता है। लेकिन हरियाणा एक समृद्ध प्रदेश है, एक डेवलप्ड प्रदेश है। हरियाणा का युवा नौकरी केवल विदेशों में इसलिए नहीं करने जाता कि उसको हरियाणा में नौकरी नहीं मिल रही है। अरे पूरा देश हरियाणा में आकर नौकरी पाता है। गुड़गांव देखिए हमारा साइबर हब है, फरीदाबाद देखिए हमारा इंडस्ट्रियल जोन है, ठीक है। बाकी आसपास के एरिया देखिए, तो पानीपत ले लीजिए, करनाल ले लीजिए, यहाँ पर नौकरियों का मतलब जिसे कहते हैं नौकरी की इतनी ज्यादा वैकेंसीज होती हैं कि पूरे देश को हम एकोमोडेट कर लेते हैं। इस बात पे निवान जी कुछ रही कहना चाह रहे सरकारी हैं, नौकरी की बात तो हम तो आज भी कहते हैं। निवान शर्मा देखिए, अभी ये नौकरियों की बात कर रहे हैं तो जितनी सरकारी नौकरियां हमने दी हैं, कोई बता दे हमारे को, हमसे ज्यादा कभी किसी ने दी हो। वो बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। हरियाणा बेरोजगारी में पूरे देश में नंबर 1 है। एक पियून की नौकरी के लिए 4000 से ज्यादा युवा अप्लाई करते हैं, जिसमें PhDs होते हैं, MBA होते हैं, MC होते हैं। आप हरियाणा के 2 लाख से ज्यादा पद जो हैं सरकारी महकमों में खाली हैं। 70,000 से ज्यादा तो शिक्षा के क्षेत्र में ही खाली हैं। तो ये जो नौकरियों के ऊपर दावा कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल दावा जो है बिल्कुल फर्जी दावा है। ये ग्राउंड पर है कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है।